हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज PSIR का प्रीवियस ईयर्स क्यूज। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन है जो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके आज का क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे तो दिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऊपर में कितने कथन सही है ये बताना है। तो भारत के संविधान में एक संशोधन शुरू किया जा सकता है और विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ध्यान देना है, पहला कथन क्या है? गलत। ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता संविधान संशोधन से रिलेटेड चीज को। जैसे धन विधेयक है तो वो सिर्फ लोकसभा से होता है, बट संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन से होगा, या साधारण विधेयक भी है तो किसी भी सदन से होता है। कह रहे यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संघीय चरित्र मतलब जैसे राज्य ये सब में संशोधन करना हो, उसके सीमा ये सब में संशोधन करना हो। ठीक है, तो ये राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ये कथन भी सही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, सही उत्तर है डी, ना तो एक और नहीं दो। यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। कथन एक गलत है। भारत के संविधान में संशोधन शुरू करने के लिए विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यह केवल लोकसभा तक ही सीमित नहीं है। आगे आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरा क्यों गलत है? संविधान संशोधन करने के विशेष रूप से जो संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहते हैं सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधायिका द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता तो होती है, सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए दिए गए कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि भारत के महान न्यायवादी क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। दूसरा, लोकसभा की एक समिति के सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में बोल सकते हैं। चौथा है लोकसभा में मतदान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक तो सही है, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लोकसभा के एक समिति के सदस्य भी हो सकते हैं, लोकसभा में बोल भी सकते हैं, बट चौथा सही नहीं है, लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो क्या है? भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। यह उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वे सरकार का कानूनी पक्ष सदन में रख सके। दूसरा कथन भी सही है कि महान्यायवादी को संसद की किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें इस सदस्यता के कारण अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलते हैं। यह उनकी विशेषज्ञता और सलाह को समितियों में लाने के लिए किया जाता है। सही है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। जब भी इन्हें सरकार के कानूनी मामलों पर विचार प्रस्तुत करना हो, वे सरकार के महत्वपूर्ण कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर लेते हैं। गलत कथन है चौथा, क्योंकि महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं है, वे संसद सदस्य नहीं होते हैं और केवल सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए कथन 1, 2 और 3 तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान में उल्लेख नहीं करता है? तो अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा निकाय संविधान में उल्लेख नहीं करता है? ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग है, इसको समझेंगे कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो देखते हैं, जो नहीं करता है तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, ये सब जो है मूल रूप से संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है, या फिर संविधान में इसको कभी जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, संविधान के प्रावधान के अनुसार बनाया जाता है तो फिर वो वैधानिक ही कहलाता है। ठीक है, तो तीनों आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1952 में किया गया था और इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। इसे संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो ध्यान देना है, योजना आयोग का ऑप्शन हट गया ना। ठीक है, अब तो उसके जगह नीति आयोग आ गया है।
तो योजना आयोग की जगह पे ही नीति आयोग आया है। फिर भी योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय था। ये क्वेश्चन 2011-12-13 को होना चाहिए, ठीक है, जिसे 1950 में बनाया गया था। 2015 में इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह भी संविधान में लिखित नहीं था, ठीक है। बात यहाँ पे है कि वो क्या है, नीति आयोग से चेंज हो गया। क्षेत्रीय परिषद जिसको बोलते हैं जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। वे संविधान में उल्लिखित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये संवैधानिक निकाय ये सब क्या है वो बाद में देख लेंगे। आगे देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो कैसे बना सकती है? पहला है सभी राज्यों की सहमति से बना सकती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, मतलब जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करना है वहां उससे के सहमति से, या किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो यहाँ भी बात वही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए सरकार को राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना अगर अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए पूरे भारत या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इसके लिए किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 253 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद के पास अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। इसलिए सही उत्तर डी है, किसी भी राज्य की सहमति के बिना वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू कर सकते हैं। सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में से किसकी पहचान इसके उद्देश्य के रूप में नहीं है? क्या है? सरकार 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार जिसको बोलते हैं पेसा PESA अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान इसके उद्देश्य के रूप में नहीं है? पेशा के कौन सा उद्देश्य नहीं है ये देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? स्वशासन प्रदान करने के लिए। स्वशासन तो ठीक है, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, तो ये तो दे सकता है। नहीं है ये बताना। आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाने के लिए, शायद यही नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाना, तो ये तो होना चाहिए। देखते हैं इसका क्या है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाने के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा जिसको बोलते हैं, तो मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें स्वशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। स्वशासन प्रदान करना। पेशा का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन के अधिकार को सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपनी पारंपरिक प्रणालियों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन कर सके। यहाँ पे ध्यान देना, स्वशासन तो प्रदान किया गया था, आगे गया है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, जिसमें उनके वन संसाधनों, भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार शामिल है। यह सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है कि इन संसाधनों का प्रबंधन समुदाय द्वारा ही किया जाए। आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाना। तो पेशा का उद्देश्य यह भी है कि आदिवासी समुदाय शोषण से मुक्त रहे। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय समुदायों को उनके संसाधनों के साथ साथ उनके अधिकारों का भी उचित सम्मान मिले। इसलिए विकल्प सी सही नहीं है। तो सी क्या है? पेशा का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को बढ़ावा देना है, न कि अलग स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। पेशा का लक्ष्य मौजूदा पंचायत प्रणाली में आदिवासी समुदायों को शामिल करना है और उन्हें उनके क्षेत्र के प्रबंधन में अधिक शक्ति देना है। बस यही बात था। तो आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत जो व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार हो या दोनों की प्रकृति और सीमा के निर्धारण के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार होगा। फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत जो व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों की प्रकृति और सीमा के निर्धारण के लिए प्रक्रिया कौन शुरू करता है? यहाँ पे ऑप्शन है राज्य का वन विभाग, जिला कलेक्टर या उपायुक्त, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व। फिर डी में है ग्राम सभा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी।
ठीक है, ग्राम सभा ये करता है। तो आइए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण ग्राम सभा के बारे में। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा ही करता है। वह प्राथमिक प्राधिकारी है जो व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत है। ग्राम सभा की भूमिका इस प्रकार है। अधिकारों की पहचान और सत्यापन। ग्राम सभा वन अधिकारों के दावों की पहचान करती है और उनका सत्यापन करती है। यह वह निकाय है जो सामुदायिक स्तर पर यह तय करता है कि कौन व्यक्ति समुदाय वन अधिकारों का हकदार है। दावा प्रस्तुत करना। ग्राम सभा यह निर्धारित करने के बाद कि किसके पास अधिकार है, संबंधित अधिकारियों को अधिकार के लिए दावा प्रस्तुत करती है। अधिकारों का निर्धारण। ग्राम सभा वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करती है। इसमें यह तय करना शामिल है कि किस व्यक्ति या समुदाय को वन भूमि का कितना हिस्सा उपयोग करने का अधिकार है। संवैधानिक इकाई। ग्राम सभा को इस अधिनियम में एक संवैधानिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई है और इससे वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका भी दी गई है। अन्य विकल्प इस प्रकार में इस प्रक्रिया में तो शामिल नहीं है, लेकिन वे प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण भी नहीं है। ग्राम सभा वन अधिकार प्रक्रिया को शुरुआत और मूल निर्धारक होता है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया। तो देखते हैं क्या प्रस्तावना में आर्थिक न्याय चलिए देखते हैं। तो क्या प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है? प्रस्तावना में तो है बट इसमें नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो प्रस्तावना में तो है और राज्य के निर्देशक सिद्धांत में भी है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए कर्सर में कुछ प्रॉब्लम है तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है। स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान न केवल सामाजिक और राजनीतिक सुनिश्चित करेगा बल्कि आर्थिक न्याय भी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों को दर्शाती है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ये सिद्धांत राज्य के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनमें कई प्रावधान आर्थिक न्याय से संबंधित। अनुच्छेद 39 की बात यदि किया जाए तो यह राज्य को निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि देश के भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाए ताकि सामान्य हित की सेवा हो। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के संसाधनों का सामान्य हानि के लिए संदर्भ न हो। अनुच्छेद 41 कह रहा है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो यह श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम की मानवीय स्थितियां और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करने के लिए कहता है। पर जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए भी आर्थिक न्याय के कुछ पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रावधान प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही है। ठीक है, अच्छा। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत है? तो वो माना जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें वर्णन है कि क्या क्या काम करना चाहिए एक प्रशासक को, एक नेता को। ठीक है, आगे देखते हैं। कर रहा है भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं। इसका कारण यह है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो DPSPS, ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये तो राज्य को दिशा निर्देश देते हैं कि उसे किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए और शासन करना चाहिए ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। दूसरा है कि सामाजिक आर्थिक विकास। ये तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये राज्य को गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
फिर तीसरा क्या है, संवैधानिक दायित्व। संविधान के अनुसार राज्य को अपनी नीतियों और कानूनों को बनाते समय इन तत्वों का पालन करना चाहिए। यद्यपि डीपीएसपी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वे शासन के लिए नैतिक और राजनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो क्या है, डीपीएसपी है, यदि उसका उल्लंघन किया जाता है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला है न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है। शासन का आधार कर डीपीएसपी वे आदर्श हैं जिन पर भारतीय राज्य के शासन की नींव टिकी है। कर ये तत्व संविधान निर्माताओं की दृष्टि को दर्शाते हैं, जो एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। अन्य विकल्प पर विचार यदि करते हैं तो मौलिक अधिकार है, तो ये नागरिकों को दिए गए एक व्यक्ति का अधिकार है और ये राज्य के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। कर ये न्याय संगत है और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में चुनौती दी जाती है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन शासन के आधारभूत तत्व के रूप में राज्य निर्देशक तत्व अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य को शासन की दिशा प्रदान करते हैं। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किया जाए तो नागरिक के कर्तव्य है और इनका उद्देश्य देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शासन के आधारभूत तत्व के रूप में इनकी भूमिका डीपीएसपी जितनी नहीं है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात फिर से अगले ऑप्शन की बात कर दिया है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व शासन की दिशा में प्रदान करने में कहीं और अधिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। लोकलेखा पर संसदीय समिति। तो लोकलेखा पर संसदीय समिति लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। तो क्या ये कथन सही है? तो पहला कथन तो सही है, क्योंकि इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये सिर्फ लोकसभा से 25 कर रहा है। तो सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच तो करते हैं, ये सही है। पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच ये करता है। लोकलेखा पर संसदीय समिति जो होता है। ठीक है, तो ये 2-3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है सही उत्तर? है केवल 2 और 3। लोकलेखा समिति, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है, जिसके बारे में दिए गए कथनों का विश्लेषण हम इस प्रकार देखेंगे। पहला कथन क्यों गलती है? लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। लोकलेखा समिति का मुख्य कार्य सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करना है। यह समिति यह देखती है कि सरकार ने संसद द्वारा स्वीकृत धन का सही ढंग से उपयोग किया या नहीं किया। कथन तीसरा है कि लोकलेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की भी जांच करती है। फिर है कैग अपनी रिपोर्ट में सरकारी खर्च और वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख करता है और पैक उन रिपोर्टों पर कार्रवाई भी करता है। इसलिए कथन 2 और 3 तो सही है, बाकी पहला गलत है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से निहित है? तो क्या है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो पहला कथन तो सही है। चलिए ये देखते हैं, पहला कथन तो सही लग रहा है। मंत्री तब तक पद पे रहते हैं जब तक वे संसद के लिए उपयोगी पात्र होते हैं। तो ये भी सही है। मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रमुख होता है, तो ये गलत। मंत्रिमंडल का मुखिया मेनली कौन कहलाता है? तो प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है, लेकिन राज्य का प्रमुख यदि कहा जाए औपचारिक रूप से तो वो राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, वास्तविक रूप से ठीक है प्रधानमंत्री दिखता है और एक्टिव रहता है, बट राज्य के प्रमुख औपचारिक रूप से ऑफिशियल रूप से राष्ट्रपति ही होता है। इसलिए तीसरा कथन क्या गलत है? 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। यह संसदीय प्रणाली का एक मूलभूत सिद्धांत है। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री या तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और संसद का सदस्य नहीं है तो उसे भी 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य तो बनना पड़ता है। कथन दूसरा है कि मंत्री तब तक पद पे रहते हैं जब तक वे संसद के लिए उपयोगी पात्र होते हैं। इसका मतलब है कि वे तब तक मंत्री बने रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद विशेषकर लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता है। कथन तीसरा गलत है कि मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रमुख नहीं होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है। मंत्रिमंडल का मुखिया, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, सरकार का प्रमुख होता है और वह वास्तविक अधिकारी शक्तियों का प्रयोग भी करता है। राज्य प्रमुख केवल औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसीलिए केवल कथन 1 और 2 सही है। अतः कथन क्या है? 1 और 2 ही सही है।
तो आज हमने देख लिया PSR से प्रीवियस ईयर क्यूज, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन ज्योग्राफी के कुछ क्यूज के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको